इस तरह धर्मयुग में काम की शुरुआत हुई। 3 पृष्ठों को देखना, मैटर इकट्ठा करना मेरा काम था। यह एक कॉन्ट्रैक्ट काम था जिसके लिए मुझे 40 रुपए प्रति सप्ताह मिलने थे, मात्र 108 रुपए प्रति माह। यादें भी क्या हैं, बंद गठरी की तरह हैं। गठरी जब तक बंद रहती है पता नहीं लगता कि उसके अंदर क्या क्या है। जब खुलती है तब सब कुछ बाहर आ जाता है, कुछ अपना, कुछ पराया। अपना तो अपना है ही, पराया भी कैसे छिपकर अपना हो जाता है। दिमाग की अंधेरी बंद गलियों में, दिल की गहराइयों में दुबका बैठा रहता है और मौका पाते ही सिर ऊंचा करके छाती तान सामने आ खड़ा होता है। अब जब मैं एक पत्रिका धर्मयुग के दफ्तर में काम करने लगी तब मेरे सोच के दायरे में भी परिवर्तन आने लगा। पहले आसपास घटित होने वाली घटनाओं में खास दिलचस्पी नहीं होती थी। कुछ हुआ, हो गया होगा, कोई खास प्रतिक्रिया नहीं। कोई बात सुनी, सुन ली, किस्से कहानी की तरह। पर अब हर घटना, हर बात की तह तक जाने की इच्छा प्रबल होने लगी। कुछ घटित हुआ तो क्यों हुआ? किसी ने कोई बात सुनाई तो ये बात कहाँ की थी? वैसा क्यों हुआ? बात के दौरान उसके साथ कौन कौन था? उसने वहाँ क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, क्या क्या अनुभव किया? मतलब ये कि बाल की खाल निकालने की प्रवृत्ति बनने लगी। कार्य क्षेत्र 2 हो गए, एक घर, एक बाहर। जहाँ कहीं औरतों से मिलती तो खोजती रहती, वे क्या क्या जानती हैं, घर में क्या क्या पकवान बनाती हैं, घर की सजावट कैसे करती हैं, कम खर्च बाला नशी की कहावत को कैसे चरितार्थ करती है, उनके रहने का अंदाज क्या है, बच्चों की आदतों और नौकरों की समस्याओं को कैसे सुलझाती हैं, पर्व त्योहार उत्सव कैसे मनाती हैं और उनके पीछे क्या कथाएं जुड़ी हैं। इन्हीं सब बातों पर उनसे चर्चा होती। दूसरी ओर पुरुषों से बात करने में अधिकतर उनके कार्य क्षेत्र के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ी। कैसे उनके कार्य क्षेत्र हैं, कैसी परिस्थितियों में वे काम करते हैं और काम के दौरान क्या क्या अनुभव उन्हें होते हैं, आदि आदि। जाहिर था कि अधिकतर परिचित आयकर से ही संबंधित थे, इसलिए आयकर की बातें मुख्य होती थीं। पहले आयकर की कहानियां उनकी पत्नियों से सुनने को मिल जाती थी, अब प्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्तियों से ही बात होने लगी। एक ही घर में रहने के बावजूद हम अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाते थे जितना देना चाहिए। ये बात मुझे कई बार कचोटती थी। ये सही था कि बच्चों की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी और उसमें हमने कोई कोताही कभी नहीं की। ठाकुर भी सवेरे बच्चों को स्कूल छोड़ आते। दोपहर में बच्चों का लंच लेकर मैं स्वयं स्कूल जाती, क्योंकि उन दिनों हम केवल एक ही नौकर या आयर रखने की स्थिति में थे, जो घर के कामकाज में ही व्यस्त रहती थी। शाम को 4 से 5 बजे तक बच्चों को पढ़ाना, होमवर्क कराना, ये सब मैं देखती थी। कभी अमित के किसी विषय में 2-4 नंबर भी कम होते तो मैं स्कूल जाकर पता करती क्लास टीचर से कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर में ट्यूशन कभी नहीं लगाई, क्योंकि मैं जानती थी कि जितना ध्यान मैं दे सकती हूँ उतना ट्यूटर क्या देगी। मैंने उन्हें की से पढ़ने या रटने को प्रोत्साहित कभी नहीं किया। फोनेटिक्स के आधार पर अंग्रेजी में स्पेलिंग याद करने पर जोर दिया। मुझे अपने बच्चों की योग्यता के बारे में, कमी या बेशी के बारे में पूरा विश्वास था। मैं यह भी जानती थी कि ये समय बच्चों के अध्ययन की जड़ें जमाने का है। इस समय यदि नींव पुख्ता हो जाएगी तो आगे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे अमित पर इतना विश्वास था कि एक बार न जाने किस बात पर टीचर ने कहा कि वह झूठ बोलता है। मैं तत्काल स्कूल गई। मैंने कहा, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोल सकता। आप पता कीजिए कि झूठ कौन बोल रहा है। मेरी बात सत्य निकली। मेरा अनुभव सदैव यही रहा कि बच्चों पर विश्वास करने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने से बच्चे कभी बिगड़ते नहीं।
बच्चों के मित्र कौन हैं, वे किस किस के घर जाते हैं, मैंने इन बातों की जानकारी रखी। बीच बीच में उनके बस्तों को खोलकर देखा कि कहीं ड्रग्स आदि की कोई गलत आदत तो नहीं पड़ रही है। दिन भर उनके स्कूलों में क्या हुआ उसमें दिलचस्पी ली। अम्मा जी शाम को बालकनी में बैठ जाती और नीचे खेलते बच्चों पर दृष्टि रखती। अक्सर पिकनिक आदि में भी बच्चे साथ जाते थे, किंतु इधर जब से इनके ऑफिस में काम की जिम्मेदारियां बढ़ गईं और हम लोग बच्चों को छोड़कर अजंता आदि गए, तब से बच्चे हमसे कुछ दूर सरक गए हैं, ऐसा मुझे अक्सर लगता। इतवार को भी बच्चे अलग व्यस्त, हम लोग अलग व्यस्त। हम लोगों ने इस बात पर आपस में चर्चा की और सोचा कि अब की इतवार को बच्चों को लेकर चलेंगे और बंबई की झांकी दिखाएंगे। बच्चों को ट्रेन में सफर करने का बड़ा शौक था, क्योंकि ट्रेन हमेशा से बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है, वह चाहे किसी भी उम्र के बच्चे हों। उनकी कई बार मांग भी हो चुकी थी। रोज कार में आते जाते जी भी उब गया था। ज्यादा आराम तलबी भी ठीक नहीं होती, इसलिए बंबई की आम आदमी की रफ जिंदगी, कश्मकश, भागदौड़ से उन्हें परिचित कराना भी बहुत जरूरी था। फिर बंबई की डबल डेकर लाल बस में घूमने का अपना ही मजा है। तो हम चारों बेस्ट की डबल डेकर लाल बस में चढ़कर बंबई में सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे। प्लेटफॉर्म पर भीड़ का ऐसा आलम था कि देखते ही बनता था। इन्होंने बोरीवली के 4 टिकट खरीदे। बोरीवली ही क्यों, समझ में नहीं आया कि ये बोरीवली ही क्यों जाना चाहते हैं। शायद आज बच्चों की ट्रेन में घूमने की इच्छा को पूरी तरह संतुष्ट कराना चाह रहे हैं। हाँ, शायद यही बात है। तभी लोकल ट्रेन आ गई तीर की तरह, जैसे रुकने वाली ही ना हो। लेकिन वह रुकी और भीड़ की ठेलम ठेल में कौन किधर गया इसका पता न चलने का खतरा पैदा हो गया। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने एक दूसरे पर नजर रखी। ठेलम ठेल ने हमें ऐसा ठेला दिया कि हम अपने आप डिब्बे में पहुंच गए। फिर ट्रेन ऐसी छूटी कि जैसे बोरीवली जाकर ही दम लेगी, लेकिन ये तो हर स्टेशन पर खट से रुक जाती और झट से चल देती। गोरेगांव में उतरने वाले कम थे, चढ़ने वाले ज्यादा। ऐसी ठेलम ठेल कि चढ़ने वालों ने उतरने वालों को मुश्किल से ही उतरने दिया। इससे उल्टी स्थिति अगले स्टेशन मलाड पर आई। वहां चढ़ने वाले कम थे, उतरने वाले ज्यादा। जिन्हें ना उतरना था वे भी उतरने पर मजबूर हो गए। आखिर ट्रेन सरसराकर, बल खाकर बोरीवली स्टेशन पर आई और थम गई। अब ट्रेन यहां से चर्च गेट लौटेगी। चर्च गेट के यात्री जब ट्रेन पूरी तरह थमी भी नहीं थी, तभी से उछल उछल कर अंदर घुस रहे थे। जूतों के बजने और कंपार्टमेंट की दीवारों से टक्करे लेने का धमाल देखने लायक था। जितने लोग उतरे थे उतने ही ट्रेन में चढ़कर आए थे और साथ में चढ़ाई थी मछलियों की गंध। मछलियों के भारी भारी टोकरों के साथ मराठी ढंग से 12 हाथ की साड़ी पहने, माथे पर बड़ा सा टीका, नाक में मराठी स्टाइल की नथ, बालों में फूलों की वेणी। ये मराठी बाइयां मछली बेचने के लिए बंबई जा रही थीं। हाथ नचा नचा कर बातें करती हुई। मछलियों के टोकरों और जालों की गीली छुअन से बचना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। बैठने को एक सीट भी खाली नहीं थी, पर क्योंकि हम लोग पहले से बैठे थे, ट्रेन से उतरे ही नहीं थे, इसलिए सुरक्षित थे। अब ट्रेन वापस चर्च गेट तक जाएगी। चलो, आज बच्चों की ट्रेन में घूमने की इच्छा पूरी हो जाएगी। मैंने पूछा, आपने वापसी का टिकट लिया या नहीं? आते वक्त ही वापसी का टिकट ले लिया था, इन्होंने कहा। चर्च गेट पहुंचकर हमने बच्चों को आइसक्रीम खिलाई। पास ही एक लड़का फूलों के गजरे बेच रहा था, पीछे ही लग गया। एक वेणी मेम साहब खरीद लो, एक वेणी। नहीं चाहिए भाई, कहने पर भी नहीं माना, पीछे ही पड़ा रहा। फिर मेरी लंबी चोटी देखकर बोला, आप लोगों का ही आसरा है मेम साहब, बाकी सबने तो बाल ही कटा दिए हैं,
उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। मैंने 2 वेणियां खरीद ली। फिर हम मेरीन ड्राइव की ओर चल पड़े। ट्रेन में बैठे बैठे टांगे थक गई थी। उन्हें सीधा भी तो करना था। मेरीन ड्राइव पर जहां अक्सर शादियों के मंडप सजे होते हैं, आज वहां शायद कोई प्रदर्शनी लगी थी। झूला देखकर बच्चे मचल उठे। वे भी झूलना झूलना चाहते थे। गोल गोल झूला, जिसका काम ही था लोगों की चीख निकाल देना। बच्चे भी चीख रहे थे, किंतु वे आनंद की चीखें थीं। उनकी किलकारियां हवा में गूंज रही थीं। दूसरी बार अमित और नन्ही सवार हुए थे गोल घेरे में। पहली बार हमने उनका साथ दिया था, लेकिन हम लोग दूसरी बार झूले पर सवारी करने का साहस नहीं जुटा पाए। दिमाग उछलकर आसमान पर पहुंच गया था। पेट का पानी उफनकर गले तक आ गया था। उफ, क्या झूला है, किंतु बच्चों को डर कहाँ लगता है। दूसरी बार झूलों पर बैठे बिना माने नहीं। हम लोगों को भी वे खींचकर ले जाना चाहते थे, पर हमारी तो हिम्मत ही जवाब दे गई थी। आइसक्रीम बेचने वाले के पास बेंच पड़ी थी। हम वहीं बैठकर बच्चों का इंतजार करने लगे और देखने लगे तमाशा। झूलों में कुर्सियों पर बैठे छोटे बड़े बच्चों का सैलानी भी बैठे हैं। कुर्सियां जैसे खुद गोल गोल घूम रही हैं। कभी आसमान की ओर उठती हैं तो कभी जमीन की ओर झुक जाती हैं। जिसकी हिम्मत हो वह बैठे इन कुर्सियों पर। हर बच्चा, हर सैलानी जानता है कि उसका बाल भी बांका नहीं होने वाला है, किंतु फिर भी चीख रहे हैं सब। बच्चों का तो झूले से उतरने का जी ही नहीं चाहता। हम बच्चों के खेल का आनंद ले रहे थे, तभी ठाकुर ने धीरे से हाथ दबाया और बोले, सुशी, एक बात कहना चाहता था, पर ऊहापोह में था, कहूं कि नहीं। मैं चौंक गई। कोई गंभीर बात हुई होगी, तभी इन्होंने नहीं बताई। घबराकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने कहा। तुम्हें याद होगा, पिछले हफ्ते मैं बहुत परेशान था। तुमने बार बार पूछा था क्या बात है, और मैंने तुम्हें कह दिया था कि मैं गोपाल के निमंत्रण पत्र को लेकर परेशान हूँ। वह बात तो थी ही, एक बात और थी जिसके कारण मैं बहुत परेशान था। मेरे ही एक ऑफिसर राममूर्ति को एक सर्च के लिए शहर से बाहर जाना था। बेगाने शहर में, बेगानी परिस्थितियों के बीच कभी भी कोई हादसा हो सकता था। कब ऐसा कुछ घटित हो जाए, पहले से कहा नहीं जा सकता। जहां उन्हें जाना था वह व्यक्ति स्मगलर था। पता लगा था कि उसके पास 25 लाख की अघोषित संपत्ति थी और वह स्वयं एक झोपड़ी में रहता था, समुद्र के किनारे मछुआरों की बस्ती में। इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब तक वह लोग लौट नहीं आते, मेरी भी जिम्मेदारी थी। मैं कंट्रोल रूम में भी बहुत रात तक बैठा रहा और फिर घर का फोन नंबर छोड़कर बोल आया कि हर बात की सूचना मुझे मिलती रहे। सर्च चल रही थी, इसलिए मैं तुम्हें वह बात नहीं बता सका, पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं। फिर क्या हुआ, वह सर्च सफल हुई? मैंने पूछा। हाँ, सफल तो हुई, पर समस्या और खतरा भी रहा, इन्होंने बताया। खतरा? कैसा खतरा? मैंने प्रश्न किया। राममूर्ति उस झोपड़ी की तलाशी के बाद जब अपने साथियों के साथ बाहर आए, तब उन्होंने देखा कि करीब 150 आदमी हाथों में लाठियां लिए उनके ऊपर हमले के लिए तैयार हैं। उनके हाथों में लालटेनें भी थीं। राममूर्ति और उनके साथियों ने सोचा, आज खैर नहीं। क्यों, पुलिस को साथ नहीं ले गए थे? मैंने पूछा। नहीं, उस दिन जल्दबाजी में पुलिस को सूचना नहीं दे पाए थे। बाहर खड़े लठैतों को देखकर उनकी रोंगटे खड़े हो गए। सोचा अब क्या किया जाए। फिर सोचा भीड़ से ही कुछ बातचीत की जाए, पर फिर सोचा ये लोग उनकी क्या सुनेंगे, वे तो मरने मारने को उतारू होकर आए हैं। खैर, हिम्मत के साथ धीरे धीरे आगे बढ़े। सीना ताने की मरना तो है ही, फिर हिम्मत से ही क्यों न मरा जाए। जैसे जैसे वे उन आदमियों के करीब पहुंचते गए,
उन्हें लगा कि लाठी अब पड़ी तब पड़ी, पर ताज्जुब किसी ने कुछ नहीं किया और वे सही सलामत रेस्ट हाउस पहुंच गए। सारी रात पहरा देकर काटी, किंतु फिर कहीं कुछ नहीं हुआ। मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि उन लोगों ने लाठी क्यों नहीं चलाई। सारी घटना सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। परेशान होना स्वाभाविक था, पर हाँ, सोचने की बात है कि 150 लोगों के हाथ में लाठी, रात का समय, फिर उन लोगों ने लाठी क्यों नहीं चलाई? डरे तो वे नहीं थे, डरते तो लाठी लेकर सामने आते ही नहीं। शायद हर लाठी दूसरी लाठी के उठने का इंतजार कर रही हो। फिर राम मूर्ति की हिम्मत, किस्मत ने भी साथ दिया कि हर लाठी पड़ोसन लाठी का इंतजार ही करती रह गई। बच्चे आइसक्रीम खाकर, झूला झूलकर खुश खुश वापस आ गए। इतने दिन बाद पापा को टेंशन रहित रिलैक्स मूड में देखा था। अब थक भी गए थे, सो वापस हम घर की ओर लौट पड़े। सरोज कई बार सागरा नासिक बुला चुकी थी। अब जब मुंबई में हम लोग ठीक से जम गए थे, तब सोचा सरोज से मिल ही आए। शनिवार इतवार मिलकर जब 4 दिन की छुट्टी पड़ी, तब हम लोग नासिक के लिए चल पड़े। जैसे ही नासिक में प्रवेश किया, पहली नजर में ही भा गया। स्वच्छ शांत शहर, खुला खुला सा, बंबई की रेलम पेल से एकदम अलग। जब सरोज के बताते हुए पते अशोक स्तंभ से होकर तिवारी महल पहुंचे, तो उसका वैभव एवं ऐश्वर्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जापानी शैली में ऊंचे कंगूरों तथा जाली के बारजे, बेल्जियम के कांच दर्पण तथा मुख्य बैठक में चारों ओर कटावदार डिजाइनें, गर्दन उठाकर देखते ही भव्यता का एहसास होता था। तिवारी महल ऐसा था कि उसे दर्शनीय मानकर उस समय नासिक आने वाले यात्री इस महल को देखने अवश्य आते थे। हम लोगों को देखकर सरोज तो इतनी प्रसन्न हुई कि न जाने कितने प्लान बनाने लगी। क्या क्या खिलाएगी, कहाँ कहाँ घुमाएगी, क्या क्या सुनाएगी, न खत्म होने वाली बातें। घर के सदस्यों से परिचय हुआ। सास, जेठ, सुदर्शन शर्मीले पति, नटखट देवर और चपल नंदे, भरा पूरा विहंसित विलसित परिवार था। ससुर की मृत्यु हो चुकी थी। उनका सरोज पर विशेष स्नेह था। सरोज अपनी शिकायतें उनसे कहती और वे हमेशा मुस्कुराकर उसकी शिकायतों का निपटारा करते थे। सरोज को उनकी कमी बहुत खलती थी। सरोज की इम्पाला गाड़ी में हम सब नासिक की तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। तीर्थ यात्रा इसलिए क्योंकि नासिक हिंदुओं का प्रसिद्ध पावन तीर्थ माना जाता है। मान्यता है कि सागर मंथन से निकले अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें यहाँ भी छलकी थी। इसलिए यहाँ हर 12वें साल महाकुंभ स्नान पर्व पड़ता है, हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन की तरह। अतीत की अंधेरी 12 दरी में भागता मन देख रहा है आज से 40 वर्ष पूर्व की वह संध्या। धूल धूसरित, लालिमामय आकाश, प्रचंड आंधी के आसार लिए थमी थमी सी हवा, झिझक कर झांकती सूर्यास्त की मटमैली किरणें और गहरे स्लेटी रंग के बादल, सामने बहती दक्षिण की गंगा, गोदावरी की अस्त व्यस्त लहरें, काले पत्थरों से बने हुए घाट के ऊपर अहिल्याबाई होलकर की असीम शिव भक्ति के प्रमाण स्वरूप काले पत्थरों से ही निर्मित पुरातन विशाल शिव मंदिर। जैसे हरिद्वार की हर की पौड़ी है, वैसा ही यहाँ का रामकुंड है। पंचवटी भी देखी। श्री राम की कर्मभूमि। गोस्वामी तुलसीदास ने जिस पंचवटी के बारे में कहा है, पंचवटी परम कुटी पतन से छाई। ऐसा लगा कि यदि रामचरितमानस की पंचवटी कहीं है तो यही है, बस यही। वही दंडकारण्य, 5 विशाल वटवृक्षों की लटकती हुई अनगिनत लंबी लंबी जटाएं, कई फरलांग के घेरे में छाया फैलाए हुए गरुड़ के पंखों जैसे 5 बरगद के पेड़, विशाल राम मंदिर जहां निर्माणकर्ताओं ने अपनी कला का ऐसा चमत्कार दिखाया कि सूर्य की प्रथम किरणें
सवेरे सवेरे सबसे पहले श्री राम के चरणों को चूमती है। निश्चय ही श्री राम के चरण कमल इसी तट से होते हुए सुदूर लंका की ओर गए होंगे। यहीं सीताहरण हुआ होगा, यहीं शूर्पणखा की नाक काटी गई होगी। तभी तो उसी नासिका के कारण इस शहर का नाम नासिक हुआ। नासिक में श्री त्र्यंबकेश्वर के विषय में बहुत सुना था। त्र्यंबकेश्वर 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों में से एक। सो दूसरे दिन हमने त्र्यंबकेश्वर जाने की योजना बनाई। नासिक से करीब 30 किलोमीटर दूर शुभ्र धवल झरनों से सजे हरे भरे पर्वत शिखरों के बीच काले पाषाण से निर्मित पुरातन मंदिर, प्राचीन शिल्पकला वास्तुशास्त्र का उत्तम नमूना, आज भी शिव भक्तों को दूर दूर से अपने पास बुला लेता है। काले कजरारे बादलों से घिरा ब्रह्मगिरी सदियों से अपने माथे पर चंद्रमौली की जटा धारण किए गूढ़ मौन मुद्रा में आज भी ध्यानस्थ खड़ा है। नासिक की गोदावरी, जिसके लिए अक्सर कहते हैं गंगा बड़ी की गोदावरी, उसका उद्गम स्थल भी यही है। त्र्यंबकम यानी 3 देव, ब्रह्मा विष्णु महेश के मिलाप का यह मंदिर पिंड विहीन है। उस स्थान पर एक गड्ढा सा है जहां निरंतर पानी रिस रिस कर आता रहता है। पुजारी निर्माल्य रूप में वह पानी बाहर निकालते रहते हैं। त्योहारों, उत्सवों, पर्वों पर चांदी के मुकुट व अन्य श्रृंगार सामग्री से सजाकर रुद्राभिषेक होता है। यही कुशावर्त कुंड है जहां गोदावरी का जल जमा होता रहता है। कहते हैं कि यह सह्याद्री पर्वत पहले ज्वालामुखी था, वहीं से गोदावरी प्रकट हुई है। नासिक शहर को चारों ओर से पहाड़ियों ने घेर रखा है। ये पहाड़ियां आकार में अलग अलग हैं और इनका अपना महत्व है। माता सप्तशृंगी, जिनका वर्णन दुर्गा सप्तशती में महालक्ष्मी के रूप में है, उनका मंदिर 7 पहाड़ों को पार करके बना है।